बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर लेते हैं बुलेटिन की। उत्तराखंड में जोशीमठ के पास भयंकर लैंडस्लाइड हुआ है, जिसके बाद बद्रीनाथ हाईवे पूरी तरह बंद हो गया है। आपको बता दें, जोशीमठ के पास हिलिंग वैली में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए एनटीपीसी की सुरंग बन रही है। दावा ये किया जा रहा है कि कल घाटी में नीचे किसी निर्माण कार्य के लिए धमाका किया गया, जिसके बाद पहाड़ का एक हिस्सा टूटकर सड़क पर आ गिरा। इस भयंकर लैंडस्लाइड के बाद बद्रीनाथ जाने वाली सड़क पूरी तरह से तबाह हो गई। तस्वीरें आप देख सकते हैं कैसे लैंडस्लाइड हुआ और जो सड़क है वो पूरी तरह ब्लॉक हो गई, तबाह हो गई। हजारों गाड़ियां बीच रास्ते में फंस गई है। यात्रियों के लिए ना खाने पीने की व्यवस्था है, ना रुकने का ठिकाना। रास्ता साफ होने तक बद्रीनाथ यात्रा पर रोक लगा दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही है, उत्तराखंड में जोशीमठ के पास भयंकर लैंडस्लाइड हुआ है। आपको बता दें, जोशीमठ ही वो रास्ता है जिसको पार कर ही आप बद्रीनाथ पहुंचते हैं, और उस रास्ते पर सड़क पर आप देख सकते हैं किस तरह लैंडस्लाइड हुआ, कितने भयंकर तरीके से लैंडस्लाइड हुआ। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं लोग अपनी गाड़ियां रोककर सिर्फ इंतजार कर रहे हैं, सिर्फ रुके हुए हैं, और लोगों में डर भी है जिस हिसाब से लैंडस्लाइड हुआ है। ये देखिए तस्वीरें, कितने जबरदस्त तरीके से ये लैंडस्लाइड होता है और पूरी सड़क भी धाराशायी हो गई। तो आपको बता दें, हिलिंग वैली में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए एनटीपीसी की सुरंग बन रही है। दावा ये किया जा रहा है कि कल घाटी में नीचे किसी निर्माण कार्य के लिए धमाका किया गया, जिसके बाद पहाड़ का एक हिस्सा टूटकर सड़क पर आ गिरा। तो दीपक रावत हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। दीपक, क्या कुछ जानकारी? पूरा हाईवे ब्लॉक हो चुका है और ऐसा माना जा रहा है कि जब सुरंग के अंदर धमाका किया गया वो भी एक कहीं ना कहीं कारण बताया जा रहा है। हाँ जी, देखिए ये जो जगह है हेलंग घाटी जहाँ पर ये हादसा हुआ है, दरअसल ये वही जगह है जहाँ कुछ दिनों पहले हमने खबर सुनी थी कि जोशीमठ जो है वो ढहता जा रहा है, और इस हेलंग घाटी में जो एनटीपीसी का जो पावर टनल है उसकी वजह से ही ये चीजें हो रही हैं। तो ये जो रास्ता है बद्रीनाथ धाम जाने का वो हेलंग घाटी से होते हुए जाता है। जोशीमठ से कुछ ही दूरी पर कुछ किलोमीटर जब आप आगे बढ़ते हैं बद्रीनाथ की तरफ तो ये हेलंग पड़ता है, जहाँ पर ये बड़ा हादसा हुआ है। और पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश भी पहाड़ों में हो रही है, उसका भी एक बड़ा असर माना जा रहा है कि उसकी वजह से भी जिस तरीके से लगातार लैंडस्लाइड की घटनाएं पहाड़ों में होती हैं, उसका भी एक बड़े वजह इसको माना जा रहा है। हालांकि लगातार जो प्रशासन है वो कोशिश कर रहा है कि रास्ते को जल्द से जल्द साफ कर दिया जाए ताकि जो यात्री हैं वो बद्रीनाथ धाम पहुंच सकें। करीबन 10,000 से ज्यादा यात्री ऐसे हैं जो बीच सड़क में फंसे हुए हैं, जिनको कल की शाम जब हादसा हुआ उन्हें अलग अलग इलाकों में भेज दिया गया। कुछ को जोशीमठ, कुछ को पीपलकोटी, कुछ को चमोली। दीपक, साथ ही मलबा हटाने का काम कब तक पूरा होगा? क्योंकि जो मलबा पूरी रोड पर फैला हुआ है ताकि यात्रियों को आगे जाने की परमिशन मिले, उस मलबे को हटाने का काम कब तक पूरा होगा? लगातार प्रशासन की तरफ से मलबा हटाने का काम किया जा रहा है। कई सारी मशीन लगाई गई हैं। कोशिश ये की जा रही है कि आज दोपहर तक ये पूरा रास्ता साफ कर लिया जाए ताकि जो यात्री बीच में फंसे हुए हैं वो बद्रीनाथ धाम तक पहुंच जाए। हालांकि यहाँ से बद्रीनाथ की दूरी ज्यादा नहीं रह जाती है, तो ऐसे में प्रशासन की कोशिश ये है कि जितने भी लोग, क्योंकि लगातार भारी संख्या में लोग बद्रीनाथ की तरफ जा रहे हैं, केदारनाथ की तरफ जा रहे हैं, तो उनको बीच में रोक पाना बहुत मुश्किल होगा। कि कोशिश यही है प्रशासन की कि दोपहर तक, आज दोपहर तक ये माना जा रहा है कि ये पूरा रास्ता साफ कर लिया जाएगा, जिसके बाद यात्री अपनी आगे की यात्रा पूरी कर पाएंगे। और साथ ही दीपक, वहाँ जो लोग फंसे हुए, यात्री फंसे हुए हैं, प्रशासन की तरफ से क्या इंतजाम किए गए उन लोगों के लिए? जी देखिए, जितने भी लोग बीच रास्ते में फंसे हुए थे, जैसे मैंने बताया कि जोशीमठ से ज्यादा दूरी पर ही जगह नहीं है, ज्यादातर लोगों को जोशीमठ वापस भेज दिया गया है। कुछ लोगों को पीपलकोटी जो उससे पीछे की जगह है वहाँ भेजा गया है, और उससे पीछे कुछ लोगों को और अगर जरूरत पड़ती है तो चमोली तक लोगों के रहने की व्यवस्था की गई है। तो जब इस तरह की घटनाएं होती हैं, तो जब चार धाम की यात्रा खोली जाती है उत्तराखंड में, तो प्रशासन पहले से ये तैयारी करके रखता है कि अगर बारिश होती है, भूस्खलन होता है, इस तरह की घटनाएं होती हैं, तो यात्रियों को कैसे कहाँ पर मैनेज करना है, इसकी तैयारी बहुत पहले से ही की जाती है। तो यही वजह है कि अब इन तमाम लोगों को अलग अलग जगहों पर रहने के लिए कहा गया है,
सीधे तौर पर ये कहा गया कि जब तक जिला प्रशासन की तरफ से सूचना नहीं दी जाती कि यात्रा का रास्ता खुल गया है, आप आगे बढ़ सकते हैं, तब तक किसी को भी आगे जाने की इजाजत नहीं होगी, क्योंकि ये बड़ा हादसा है और जी। ऐसे के लगातार हादसे होते जा रहे हैं। सिर्फ बद्रीनाथ पर ही नहीं, केदारनाथ मार्ग पर भी कई सारे गिरने की खबरें आ रही हैं, जिसकी वजह से केदारनाथ का रास्ता भी कल रात ठीक से है। बंद पड़ा हुआ है। ठीक है दीपक, आप बने रहिए हमारे साथ। देखिए रास्ते में 10,000 से ज्यादा लोग फंसे हुए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जोशीमठ हाईवे पर ये भयंकर लैंडस्लाइड हुई है, जिसकी वजह से रास्ता बंद हो गया है। आपको बता दें 10,000 से ज्यादा लोग फंसे हुए हैं और आज रास्ता साफ होने की उम्मीद कही जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही है, कम से कम रास्ते में 10,000 लोगों के फंसे होने की संभावना जताई जा रही है। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बद्रीनाथ धाम यात्रा पर जाने वालों के लिए पहाड़ टूटने से मुसीबत खड़ी हो गई है, तो केदारनाथ यात्रा पर जाने वालों के लिए खुशखबरी है। देखिए मौसम ठीक होने के बाद आज से फिर शुरू हो रही है केदारनाथ धाम की यात्रा। पिछले 3 दिनों से किसी नए यात्री को केदारनाथ नहीं जाने दिया जा रहा था और आज से यात्रा फिर बाबा केदारनाथ धाम के दर्शन कर सकेंगे। आज से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी शुरू हो जा रही है और खराब मौसम की वजह से पिछले 3 दिनों से यात्रियों को सोनप्रयाग गौरीकुंड से आगे नहीं जाने दिया जा रहा था। अब मौसम साफ होने से केदारनाथ धाम में यात्रियों की संख्या में बड़ा इजाफा होने की उम्मीद है। आपको बता दें, हालांकि केदारनाथ धाम में बर्फबारी अभी भी जारी है, तो कहीं ना कहीं बद्रीनाथ के लिए एक मुसीबत खड़ी हो गई है। तो केदारनाथ वाले यात्रियों के लिए ये खुशखबरी भी सामने आई है कि मौसम में थोड़ा सा बदलाव आया है। और आपको बता दें, मौसम ठीक होने के बाद आज फिर शुरू हो रही है केदारनाथ धाम की यात्रा। दीपक हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। दीपक देखिए, कहीं ना कहीं बद्रीनाथ यात्रियों के लिए ये एक मुसीबत है, तो केदारनाथ धाम यात्रियों के लिए ये खुशखबरी है कि मौसम अब कहीं ना कहीं थोड़ा साफ होने लगा है। जी, साफ तौर पर पिछले 2-4 दिन घटना सामने आई थी। जो केदारनाथ जाने का पैदल मार्ग है, उसके बीच में कई सारे हिमखंड है जो टूटकर बीच रास्ते में आ गिरे थे, जिसके बाद से लगातार उनको हटाने की कोशिश की जा रही थी। जब तक ये रास्ता पूरा ब्लॉक था, तब तक किसी यात्री को आगे जाने की अनुमति नहीं थी। नया रजिस्ट्रेशन जो है वो प्रशासन की तरफ से नहीं किया जा रहा था। लेकिन ये बड़ी खबर, तो बड़ी अच्छी खबर है उन यात्रियों के लिए जो बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे थे और काफी दूर दूर से केदारनाथ के दर्शन के लिए पहुंचे हुए। हालांकि हेलीकॉप्टर के जरिए दर्शन लगातार जारी थे, लेकिन पैदल यात्रियों के लिए बहुत ज्यादा मुसीबत बना हुआ था। ये जो तमाम जो ग्लेशियर टूटने की घटनाएं हो रही हैं केदारनाथ के पूरे रास्ते में, लेकिन अब ये माना जा रहा है कि मौसम काफी अच्छा है, रास्ते को खोल किया गया है, तो आज से यात्रा है प्रॉपर तरीके से चल पाएगी और आगे ऐसे ही रहने के आसार है, क्योंकि मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले कुछ दिनों तक इस तरीके का कोई अलर्ट नहीं है कि भारी बारिश हो या भारी हिमपात हो। तो अभी फिलहाल केदारनाथ जाने वाले यात्रियों के लिए बड़ी अच्छी खबर है कि आज से रास्ता प्रॉपर तरीके से खुल गया है। पैदल यात्री आराम से केदारनाथ के दर्शन के लिए जा सकते हैं और हवाई जो सफर पर निकले हैं उनके लिए पहले से ही रास्ते खुले हुए हैं। ठीक है दीपक, लगातार आप बने रहिए हमारे साथ, लगातार जानकारी आपसे लेते रहेंगे। देखिए उत्तराखंड के 4 धामों से जुड़ी महत्वपूर्ण खबर आपको हम बता रहे हैं। पहाड़ टूटने की वजह से बद्रीनाथ धाम की यात्रा पर ब्रेक लग गया है, जबकि मौसम साफ होने के चलते आज से 3 दिन बाद फिर से केदारनाथ यात्रा शुरू हो रही है। तो ये 2 तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये तस्वीरें हम आपको केदारनाथ की दिखा रही है और अब ये जो तस्वीरें आपको हम दिखा रही है बद्रीनाथ जोशीमठ हाईवे की तस्वीरें हैं, जहां पर लैंडस्लाइड हुई है, जहां पर पहाड़ टूटकर गिरा है सड़कों पर। ये देख सकते हैं तस्वीरें, और ये दोनों तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, एक साइड तस्वीरें हैं केदारनाथ में जहां फिर से यात्रा शुरू हो गई है। केदारनाथ धाम यात्रियों के लिए खुशखबरी है कि मौसम अब कहीं ना कहीं थोड़ा सा साफ हुआ है, कहीं ना कहीं यात्रियों के लिए ये थोड़ा इजी रहेगा वहां तक पहुंचना। और दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं बद्रीनाथ धाम यात्रा पर ब्रेक लग गई है इस वक्त, क्योंकि जिस तरह से पहाड़ का एक हिस्सा टूटकर सड़क पे गिरा, तो जोशीमठ हाईवे ब्लॉक कर दिया गया है जब तक मलबा साफ नहीं होता। और दीपक, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी का। लगातार आपसे अपडेट्स हम लेते रहेंगे। आगे बढ़ते, देखिए भारत की अगुवाई में आज से गोवा में एससीओ देशों के विदेश मंत्रियों की अहम बैठक होने वाली है। बैठक सुबह करीब 10:15 पर शुरू होगी और इस बैठक में चीन और पाकिस्तान समेत कुल 8 देशों के विदेश मंत्री शामिल है। बैठक में पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो भी शामिल है।
और इस बीच बड़ी खबर ये कि सूत्र बता रहे हैं कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो पर इस बैठक का इस्तेमाल भारत के खिलाफ जहर उगलने के लिए कर सकते हैं। भुट्टो एससीओ मंच से कश्मीर का मुद्दा उठा सकते हैं और इतना ही नहीं, भुट्टो कर्नाटक में कांग्रेस के मैनिफेस्टो में बजरंग दल को बैन करने के मुद्दे का भी जिक्र कर सकते हैं। तो यानी आज एससीओ की बैठक होनी है 10:15 पर। विदेश मंत्रियों की बैठक का एजेंडा है जुलाई में होने वाली शिखर वार्ता के लिए जमीन तैयार करना, लेकिन पाकिस्तान यहाँ भी अपना एजेंडा लेकर आया। पाकिस्तान की तरफ से विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो भारत पहुंच गए। यह ज्वाइंट सेक्रेटरी जेपी सिंह ने उनकी अगवानी की। गोवा में डिनर के दौरान पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर से हाथ भी मिलाए, लेकिन सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान का मकसद इस मंच का इस्तेमाल भारत को बदनाम करने का है। भुट्टो एससीओ मंच से कश्मीर का मुद्दा उठा सकते हैं। इतना ही नहीं, भुट्टो कर्नाटक में कांग्रेस के मैनिफेस्टो में बजरंग दल को बैन करने के मुद्दे का जिक्र भी कर सकते हैं। हालांकि सूत्र बताते हैं इस बारे में आखिरी फैसला भी पाकिस्तान के दल को लेना है। बिलावल का बतौर विदेश मंत्री ये पहला भारत दौरा है। बिलावल 12 साल बाद भारत आने वाले पाकिस्तान के पहले विदेश मंत्री हैं। बिलावल इससे पहले भी भारत के खिलाफ जहर उगलते रहे। एससीओ बैठक के लिए भारत आने से पहले भी भुट्टो ऐलान कर चुके हैं वो संबंध सुधारने के लिए भारत नहीं आ रहे। ऐसे में बिलावल ने भारत के खिलाफ कुछ कहा तो भारत की तरफ से भी कड़ा जवाब दिया जाएगा। तो देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, आज एससीओ की बैठक होनी है 10:15 पर। यह बैठक शुरू हो जाएगी और आपको बता दें कि इस बैठक में पाकिस्तान के कई देशों के विदेश मंत्रियों की अहम बैठक होगी और आज सुबह करीब 10:15 पर यह बैठक शुरू हो जानी है। चीन और पाकिस्तान समेत कुल 8 देशों के विदेश मंत्री शामिल होंगे इस बैठक में, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा निगाह रहेगी पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो की। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आशीष कुमार सिंह जुड़ गए हैं। आशीष, देखिए, पाकिस्तान के नफरती एजेंडे पर नकेल कसने की क्या तैयारी है? देखिए, भारत एससीओ की अध्यक्षता कर रहा है और जिस तरह से हमने पहले देखा, अगर आपको याद हो सोनल, की यूनाइटेड नेशंस में भी जब भारत अध्यक्षता कर रहा था, एक मल्टीलैटरल एजेंडे को लेकर के बिलावल भुट्टो ने उसमें आकर के अचानक स्पीच दी और कश्मीर का राग अलापने की कोशिश की, जिसका टके का जवाब दिया था डॉक्टर जयशंकर ने। यहाँ पर भी एजेंडा बिल्कुल क्लियर है कि सुरक्षा को लेकर के, ट्रेड को लेकर के, कनेक्टिविटी को लेकर के, एससीओ का जो चार्टर है उसको लेकर के आगे बढ़ना है। इस तरह के संकेत हैं जरूर कि बिलावल भुट्टो आज अपने एड्रेस के दौरान फिर से कश्मीर का राग अलापने की कोशिश कर सकते हैं, कुछ अन्य मुद्दों को टच करने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसे में भारत की भी तैयारी बिल्कुल स्पष्ट है। अगर इस तरह का कोई डाइवर्स करने का एजेंडा उनकी तरफ से छेड़ा जाता है तो भारत भी चुप नहीं रहेगा, उसका जवाब दिया जाएगा। हालांकि उम्मीद ये की जा रही है कि अगर एससीओ के चार्टर तक ही वो अपने आप को सीमित रखें तो ज्यादा बेहतर होगा। सोनल, ठीक है आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। 3 मई को मास्टर स्ट्रोक में हमने आपको केरल फाइल्स की रियल स्टोरी से रूबरू करवाया। अब तक आपने कासरगोड की रहने वाली श्रुति और त्रिशूर की रहने वाली अनखा की बातें सुनी। दोनों ने बताया कि वो कैसे कन्वर्जन गैंग का शिकार बनी और किस तरह दोनों का ब्रेन वॉश किया गया था। I beaten my mother once. I was supposed to go to namaz. So I thought that there is nothing valuable in Hinduism, that Hinduism is purely wrong, it is something man-made religion. 1, 2, 3 नहीं बल्कि धर्मांतरण के दंश की कहानियों का जखीरा लेकर हम आपके सामने आए। हम आगे बढ़ते गए और एक के बाद एक हमें ऐसे किरदार मिले जिनकी कहानियों को आपके लिए जानना और हमारे लिए दिखाना कितना जरूरी है, ये आप हमारी अगली कड़ी को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। इसी कड़ी में आज आप उन माता पिता की बातें सुनेंगे जिनकी बेटी कन्वर्जन वाले ट्रैप का शिकार हो गई। कुछ लड़कियां ऐसी हैं जिनकी जिंदगी उजड़ गई तो कुछ अब इस दुनिया में ही नहीं है। आज इन माँ बाप के आंसू कलेजा चीर देंगे। आपके सामने केरला स्टोरी पार्ट 2, एबीपी न्यूज इन्वेस्टिगेशन। स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं आप। देखिए, द केरला स्टोरी फिल्म आज रिलीज हो रही है। केरल की रहने वाली कुछ लड़कियों की कहानी हमने आपको दिखाई थी। उनका दावा था कि वो किसी ना किसी जिहाद का शिकार हुई है, कन्वर्जन गैंग के ट्रैप में फंसी है। लेकिन अब बात इससे ज्यादा आगे की है। मेरी सहयोगी निधिश्री और कैमरामैन अजीत चाको ने उन परिवारों से बात की जिनका दावा है कि उनकी बेटियां लव जिहाद का शिकार हुई है, जिनका ये भी कहना है कि बेटियों का ब्रेन वॉश भी किया गया।
और फिर धर्म परिवर्तन किया गया। लेकिन बात इतनी भर नहीं थी, कहना तो ये भी था कि बेटी को बेचने तक की कोशिश हुई है, उसे टॉर्चर किया गया। इन माँ बाप के आंसू आपका कलेजा चीर देंगे। देखते हैं केरला स्टोरी पार्ट 2, एबीपी न्यूज इन्वेस्टिगेशन। केरल के कन्वर्जन गैंग का स्याह सच क्या है? कन्वर्जन गैंग के कितने चेहरे, कितने मोहरे अब भी एक्टिव हैं? आज तक ये गैंग कितनी बेटियों की किस्मत में बर्बादी की इबारत लिख चुका है? इन सवालों की पड़ताल जरूरी थी। सुलगते सवालों का तिलिस्म टूटा। एबीपी न्यूज इन्वेस्टिगेशन केरल पार्ट 2 में। केरल में सच्चाई की पड़ताल के लिए सबसे पहले हम त्रिवेंद्रम पहुंचे। ज्यादातर लोग हमें ऐसे मिले जो कैमरे पर बात करने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन अलग अलग तरह के जिहाद से आजाद हुई महिलाएं जब सामने आई, एबीपी न्यूज के कैमरे पर जब उन्होंने अपनी कहानी बयां की, तो धीरे धीरे धर्म के ठेकेदारों की परत दर परत सच्चाई सामने आने लगी। केरल में लव जिहाद की भट्टी में और कितनी बेटियां झोंकी गई। ऐसी बेटियों की तलाश में हम केरल का कोना कोना खंगाल रहे थे। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम हर उस दरवाजे पर दस्तक दे रही थी जिनकी चौहद्दियों में कन्वर्जन गैंग के जुल्मों की दास्तान कैद थी। हमारी पड़ताल हमें केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम ले गई, जहां लव जिहाद की एक और खौफनाक कहानी से पर्दा उठने वाला था। एक कहानी है लीलू और जुबिन की। लीलू जो इंजीनियरिंग पढ़ाई पढ़ रही थी और उसके बाद उसकी मुलाकात जुबिन से हुई कॉलेज में पढ़ाई के दौरान, जिसके बाद जुबिन ने शादी का भरोसा दिया और ये कहा कि उसके ऊपर धर्म बदलने की कोई पाबंदी नहीं होगी। कुछ दिनों बाद परिवार ने शादी करा दी लीलू और जुबिन की, लेकिन उसके बाद की कहानी वैसी नहीं थी जैसा लीलू ने अपने जीवन साथी को लेकर सपने संजोए थे। कलेजा कपाने वाली एक कहानी थी त्रिवेंद्रम के उस ब्राह्मण परिवार की, जिसकी बेटी कन्वर्जन गैंग के खौफनाक जुल्मों की चश्मदीद गवाह थी। आखिर इस परिवार की लाडली ने क्या कुछ झेला, उसके साथ क्या हुआ, कैसे वो लव जिहाद के ट्रैप में फंसी, इसकी पूरी कहानी आज देश को हिलाकर रख देगी। क्या कुछ हुआ और कितनी दिक्कतें परिवार को आई और क्या दंश लीलू के परिवार ने झेला, इस पर बातचीत मैं करूंगी। लेकिन आपके सामने डॉक्टर जयश्री बैठी हुई हैं, पेशे से डॉक्टर है और उनकी बेटी लीलू इस वक्त अकेले रह रही है। पूरी कहानी के लिए फ्लैशबैक में चलना पड़ेगा। डॉक्टर जयश्री की बेटी लीलू कन्वर्जन गैंग के मोहरे जुबिन से पहली बार इंजीनियरिंग कॉलेज में मिली थी। जुबिन कन्वर्जन गैंग का मोहरा था। लीलू को इसका रत्ती भर भी इल्म नहीं था। जुबिन ने लीलू को आलिशान जिंदगी के सुनहरे सपने दिखाए, चिकनी चुपड़ी बातों से लीलू का ब्रेन वॉश किया और लीलू को ये तक झांसा दिया कि शादी के लिए कन्वर्जन जरूरी नहीं। लीलू जुबिन के जाल में फंस चुकी थी। बस यहीं से लीलू की जिंदगी में जहर घुलने लगा। आप मुझे शुरू से कहानी बताइए। आपकी बेटी पढ़ाई करने गई इंजीनियरिंग कॉलेज में, वहां पर उसकी मुलाकात जुबिन से होती है, उसके बाद क्या होता है? मेरी बेटी इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने गई थी, वहाँ जुबिन से मिली। परीक्षा होने वाली थी। बेटी ने बताया वो दोनों शादी करना चाहते, लेकिन इस दौरान लीलू की शादी की बात कहीं और चली और शादी तय हो गई। एंगेजमेंट हो गई थी और 111 तोला सोना, गाड़ी, 25 लाख रुपए, घर भी देंगे, ऐसी बात हो गई। इधर जुबिन और लीलू की सगाई हुई, उधर कन्वर्जन गैंग छल का पूरा किला खड़ा कर चुका था। परिवार की पीठ पीछे लीलू का ब्रेन वॉश किया जा रहा था। दूसरी तरफ परिवार को कन्वर्जन गैंग के इरादों पर शक न हो, इसके लिए जुबिन के घरवाले उस छल की पर्देदारी में लगे थे। वो एग्जाम देने के लिए फिर कॉलेज गई, लेकिन जुबिन को सगाई की बात पता चली। वहाँ पर उसके घर वाले आए और इसका ब्रेन वॉश कर दिया और लीलू को 7 दिनों के लिए अपने घर ले गए। इसके बाद अचानक एक दिन हमें पता चलता है कि हमारी बेटी गायब है। हमने फिर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। आप ये कह रही हैं कि आपने अपनी बेटी की शादी पहले दूसरे लड़के से तय की, धूमधाम से, खूब पैसे देकर, कार देकर, कैश देकर। उसके बाद जुबिन को पता चला कि उसके पूरे परिवार को पता चला, तो आपकी बेटी को वो लेकर चले गए।
कन्वर्जन गैंग के फरेब में लीलू ही नहीं, उसका पूरा परिवार भी फंस चुका था। जुबिन और उसका परिवार जो कुछ कहता, लीलू का परिवार वही करता गया। 31 मार्च 2013 दिन रविवार का था। लीलू से जुबिन ने हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक 7 फेरे लिए, लेकिन फरेब के इन्हीं 7 फेरों ने लीलू की जिंदगी 180 डिग्री बदल कर रख दी। शादी के बाद जुबिन लीलू को लेकर कहीं अंडरग्राउंड हो गया। बेटी कहाँ थी, किस हाल में थी, ये सोचकर परिवार का कलेजा फटा जा रहा था। उनकी शादी हो गई थी, जो सामान मांगा था सब हमने दहेज में दे दिया। घर का फर्नीचर, सामान सब दे दिया। हम लड़के वालों के घर गए थे, लेकिन वापस आने के बाद लीलू से हमें बात नहीं करने दी गई। कुछ न कुछ बहाना बना देते थे। इसके बाद वो हमारी बेटी को धर्म परिवर्तन कराने के लिए कालीकट ले गए। लीलू की मां डॉक्टर जयश्री बता रही हैं कि लीलू की शादी जब जुबिन से हो गई, उसके कुछ दिनों बाद ही जुबिन और लीलू दोनों त्रिवेंद्रम छोड़कर कहीं चले गए। मां ने लगातार संपर्क साधने की कोशिश की परिवार से, लेकिन परिवार की तरफ से कोई भी साफ जवाब नहीं दिया गया। बार बार पूछने पर कि बेटी लीलू कहाँ है, ये कहा गया कि आपकी बेटी अपने पति के साथ नॉर्थ इंडिया घूमने चली गई है या देश के बाकी हिस्सों में चली गई है। लेकिन सच्चाई क्या थी? सच्चाई ये थी कि इनकी बेटी को कोड़िकोड स्थित किसी इस्लाम सभा में धर्म परिवर्तन के लिए लेकर जाया गया था। ये परिवार के लिए चौंकाने वाला भी था और इसके साथ साथ परेशान करने वाला भी था। बेटी शादी के बाद लापता थी। लाख कोशिशों के बाद भी परिवार का संपर्क बेटी से नहीं हो पा रहा था। आखिरकार डॉक्टर जयश्री ने अदालत का दरवाजा खटखटाया। उस दौरान बेटी की फिक्र में लीलू की मां जयश्री को हार्ट अटैक तक आ गया। मामला कोर्ट में पहुंचा और लीलू ने बताया कि वो जुबिन के साथ ही जाना चाहती है और वो उसके साथ चली भी गई। 1 हफ्ते बाद मेरी हालत खराब हो गई। मुझे हार्ट अटैक आ गया। अस्पताल में एडमिट होना पड़ा। हमारी बेटी की शादी 31 मार्च को जुबिन से हो गई। पहले जिस साजिश की बू परिवार को आ रही थी, अब वो यकीन में बदल चुकी थी। लीलू कन्वर्जन गैंग के जबड़े में फंसी थी। कोझिकोड की किसी इस्लाम सभा में लीलू का धर्मांतरण तक हो चुका था, लेकिन ये तो लीलू पर जुल्मों का आगाज भर था। उसके आगे उसके साथ जो कुछ हुआ वो और भी रोंगटे खड़ा करने वाला है। उन्होंने बेटी का धर्म परिवर्तन करा दिया और उसको घर ले आए। उसके बाद जुबिन हमारे घर आया और कहने लगा मुझे नौकरी के लिए जॉर्डन जाना है। वो मेरी बेटी को साथ लेकर जॉर्डन चला गया। बेटी जॉर्डन चली गई फिर पढ़ने के लिए, नौकरी करने के लिए चली गई। इसके बाद दोनों लोग काम करने लगे, लेकिन बाद में दोनों हमसे कोई संपर्क नहीं करते थे। बेटी एक ऑफिस में काम करने लगी थी। मेरी बेटी की सैलरी 1 लाख रुपया थी। हर महीने जुबिन लीलू की सैलरी ले लेता और वो पैसा अपने पिता को ट्रांसफर कर देता। चूंकि दोनों से बात नहीं हो पा रही थी, इसीलिए हमने अपने जानने वालों को टिकिया। तब जाकर लीलू से बात हो पाई। केरल में भटकी लीलू का नया पता जॉर्डन था, लेकिन जॉर्डन में वो कहाँ थी, किस हाल में थी और आखिर उसने वहाँ कैसा जहन्नुम देखा, कैसे वो उस मकड़जाल से बाहर निकली। इसकी कहानी जानेंगे तो कलेजा कांप जाएगा। बस बने रहिए हमारे साथ। देखिए, इस परिवार के दर्द को शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है। एक मजबूरी ये भी थी कि जब मेरी संयोगी इस परिवार से बात कर रही थी तो लैंग्वेज बैरियर आड़े आ गया। हमने काफी कोशिश की, जिसके बाद लीलू की मां के भाव को सरल शब्दों में आप तक पहुंचाया जाए। शब्दशः ट्रांसलेशन मुश्किल था, लेकिन हमने उनके विचार, उनके इमोशंस आप तक पहुंचाने की कोशिश की। हालांकि लीलू के परिवार का गम इतना भर नहीं है। अब तक लीलू की मां डॉक्टर जयश्री ने कन्वर्जन गैंग पर जो भी दावे किए हैं वो महज ट्रेलर भर था। आखिर इसके आगे की कहानी क्या है? लीलू के साथ क्या हुआ? वो कौन सा ट्रिगर पॉइंट था जिसने जुबिन के जाल में फंसी लीलू की आंखें खोलकर रख दी? यकीन मानिए, सच और विचलित करने वाला है।
बेटी लीलू पर डॉक्टर जयश्री के दावे चौंका रहे थे। कन्वर्जन गैंग के जबड़े में फंसी बेटी जॉर्डन में थी, जहां हर गुजरता लम्हा लीलू की जिंदगी को और दर्दनाक बना रहा था। जॉर्डन में लीलू की कमाई पर जुबिन ऐश कर रहा था। लीलू पर उसके सितम बढ़ रहे थे। एक रोज मौका पाकर जब लीलू ने जुबिन की सच्चाई मां को फोन पर बयां की, तो उस पर जुल्मों का और पहाड़ टूट पड़ा। एक दिन मौका देखकर मेरी बेटी मुझे फोन कर रही थी, लेकिन जुबिन ने देख लिया और उसे खूब मारा पीटा। जुबिन ने लीलू को बताया कि जॉर्डन के पास सीरिया है और मैं तुम्हें वहां भेज सकता हूं और मुझे इसके लिए 1 करोड़ रुपए मिल सकता है। इतना ही नहीं, वो लीलू को सीरिया बॉर्डर तक लेकर भी चला गया था, लेकिन किसी ने देख लिया, इसलिए वो बचकर वापस आ गई। जुबिन के इरादे लीलू भांप चुकी थी। उसे मुंह खोलने की सजा ये मिली कि जॉर्डन से जुबिन उसे सीरिया बॉर्डर तक ले गया। इरादा लीलू को 1 करोड़ रुपए में बेच देने का था। डील हो चुकी थी। आखिर ऐसा क्या हुआ कि लीलू बर्बादी की दलदल में और धंसने से बच गई? इसके ऐसे राज डॉक्टर जयश्री ने खोले जो दिमाग में खलबली पैदा कर दें। एक दिन जीप में बैठाकर वो लोग लीलू को पेट्रा नाम की जगह पर ले जा रहे थे। उसके पीछे जुबिन के घर वालों की गाड़ी भी थी। उन्होंने मना कर दिया, जबरदस्ती वापस ले आए, वरना जुबिन उसी दिन लीलू को 1 करोड़ के लिए बेच देता सीरिया में। लीलू खामोशी से जुबिन के जुल्म झेल रही थी। कन्वर्जन गैंग के इस मोहरे के जाल से निकलना लीलू के लिए आसान नहीं था। कई बार जुबिन ने लीलू को जान से मारने की कोशिश तक की। जिंदा जलाने से लेकर समंदर में डुबोने तक की कोशिशें की गई, लेकिन लीलू हर बार बच गई। लीलू पर जुल्मों की इंतहा के दौरान ही जुबिन ऐसी गलती कर बैठा जो लीलू को वापस कोयम्बटूर ले आई। जुबिन ने अपनी कंपनी में घोटाला किया, इसीलिए चोरी के मामले में फंस जाता। इसीलिए वापस केरला आ गया और यहाँ 2 बार लीलू को मारने की कोशिश की। बेटी का कई बार टॉर्चर किया। एक दिन किचन में आग लग गई। जुबिन ने जानबूझकर गैस खुले छोड़ दी। जुबिन एक दिन लीलू को लाल सागर भी ले गया था और वहाँ भी उसने काफी देर तक उसे डुबो कर रखा। मारने की कोशिश की। मेरी बेटी किसी तरह बच पाई। इलाज के बाद वो ठीक हो गई। जॉर्डन से वापस आकर ये कोयम्बटूर रुके थे। मेरी बेटी जब 5 महीने की गर्भवती थी, तब उसने पहली बार बताया था कि वो गर्भवती है। जुबिन के जुल्म यही नहीं थमे। जब लीलू जॉर्डन से कोयम्बटूर लौटी, तब वो प्रेग्नेंट थी। पहली बार ये सच लीलू ने अपनी मां को बताया। लीलू की प्रेगनेंसी तक का फायदा जुबिन ने उठाया। दावा है कि जुबिन ने इस मौके को भी खूब कैश किया। कैसे, सुनिए। जुबिन बार बार पैसों की डिमांड करता था। बेटी एक बार हमारे घर भी आई। डिलीवरी हो गई, लड़की हो गई, लेकिन जुबिन के परिवार वालों ने कहा कि हमें लड़की नहीं चाहिए। लीलू हमारे पास रहती है। अब जुबिन से हमारा कोई संपर्क नहीं है और लीलू कहती है कि मुझे कभी जुबिन के पास नहीं जाना। लीलू एक बेटी को जन्म दे चुकी थी। बेटी पैदा होते ही जुबिन और उसके परिवार ने लीलू से किनारा कर लिया। आज लीलू और उसका परिवार इंसाफ की जंग लड़ रहा है। मामला अदालत में है। हमारी लड़की के सारे डॉक्यूमेंट्स उनके पास है। अब पता चला है कि जुबिन ने दूसरी शादी कर ली है। उसके बच्चे भी हैं और वो खुशहाल जिंदगी जी रहा है। हमने पुलिस में शिकायत की है। मामला अदालत में है। हमने जितना भी सामान दिया सब उनसे वापस मांग रहे हैं। लीलू ने जो दर्द झेला उसे लफ्जों में बयां नहीं किया जा सकता। आज डॉक्टर जयश्री बेटी के लिए इंसाफ की जंग लड़ रही है। लीलू की दास्तान उन बेटियों के लिए बड़ी चेतावनी है जो ऐसे कन्वर्जन गैंग के टच में है, क्योंकि आज लीलू और उसके परिवार की जिंदगी में आंसुओं के सिवाय कुछ नहीं है। तो देखिए, निधिश्री ने केरल फाइल्स की रियल स्टोरी की तलाश में सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय कर लिया है, लेकिन उनकी इन्वेस्टिगेशन और अजीत चाको का कैमरा अब भी ऑन है। लेकिन जब निधि कोझिकोड में गई, वहां उन्हें एक और शॉकिंग स्टोरी का पता चला।
कॉलेज की एक ब्राइट स्टूडेंट अचानक अरबी भाषा पढ़ने लगी। अचानक उसके पर्दादारी शुरू हो गया। कॉलेज और दोस्तों से बातचीत बंद कर दी और ये सब तब हुआ जब एक शख्स से मिलने के बाद वो शख्स ऐश्वर्या की दुनिया बन गया। वो भी ऐश्वर्या की दुनिया बदल कर रख दी। इसके बाद जो कुछ हुआ और जो कुछ ऐश्वर्या के माँ बाप ने ऑन कैमरा हमसे शेयर किया, उसे सुनकर हम सब सन्न रह गए। इस इन्वेस्टिगेशन का सच वाकई खौफनाक है। अब हमारी मंजिल थी केरल में ऐश्वर्या का घर। ऐश्वर्या की कहानी सबसे अलग, सबसे जुदा थी। वजह आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगी। केरल की नेचुरल ब्यूटी के बीच एक हॉरर अतीत हमें पुकार रहा था। आखिरकार एबीपी न्यूज की टीम कोझिकोड में ऐश्वर्या के घर पहुंच गई। नमस्ते। नमस्ते। मां ने मुस्कुराते हुए वेलकम किया। बातचीत की शुरुआत ही हंसी ठिठोली के साथ हुई, लेकिन जैसे ही हमने ऐश्वर्या का नाम लिया, ज्यों ही 4 जून 2018 का सच पूछा, वैसे ही ऐश्वर्या की मां की आंखें नम हो गई। 4 जून 2018 का सच इतना खौफनाक था कि सोचकर सिहरन होती है। आखिर क्या हुआ था 4 जून 2018 को? ऐश्वर्या कहां है? उसके साथ क्या हुआ? इन सारे सवालों का जवाब आपको अगले 10 मिनट के अंदर मिलने वाला है। तो चलिए आपको कथित लव जिहाद और धर्मांतरण की ये पूरी केरल स्टोरी दिखाती है। कबूल है। वो भी ऐश्वर्या की माँ और पिता की जुबानी। ഫറൂഖ് കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്താണ് वो कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी। किसी की शादी का फंक्शन था, वहाँ वो दोनों पहली बार मिले। उसके बाद ऐश्वर्या उस लड़के में बातचीत और घूमना फिरना शुरू हो गया। दोनों के रिश्ते के बारे में हमें बहुत समय के बाद पता चला। കോളേജിന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് കാണുക, അപ്പോൾ അവിടുന്ന് വണ്ടിമേ കയറ്റി കൊണ്ടുപോവുക। ऐश्वर्या की मां ने बताया कि एक शादी में मोहम्मद शानू नाम के शख्स से ऐश्वर्या की मुलाकात हुई। उसके बाद दोनों चोरी छिपे मिलने लगे, घूमने फिरने लगे। परिवार को भनक तक नहीं लगी। कुछ दिन बाद ऐश्वर्या के दोस्तों के फोन आने लगे, पूछने लगे कि ऐश्वर्या कॉलेज क्यों नहीं आ रही। ये सुनकर परिवार वालों के होश उड़ गए, क्योंकि ऐश्वर्या तो रोज कॉलेज के लिए रेडी होती थी, रोज शाम को घर वापस आती थी, लेकिन वो कॉलेज नहीं पहुंचती थी। परिवार वालों को जब मोहम्मद शानू और ऐश्वर्या के रिश्ते के बारे में पता चला, तो उन्होंने शानू के बारे में जानकारी जुटाई। हमने लड़के के बारे में पता किया और उसके बारे में अच्छा फीडबैक नहीं मिला। वो गांजा और चरस पीता था। उस लड़की की वजह से ऐश्वर्या ने कॉलेज बंक करना शुरू कर दिया था। शानू का मजहब अलग था। ऐश्वर्या के परिवार के मुताबिक उसकी आदतें भी खराब थी, इसलिए परिवार वालों ने शुरुआत में रिश्ते का विरोध किया। ऐश्वर्या को समझाया, लेकिन ऐश्वर्या शानू से अलग रहने को तैयार नहीं थी। थक हार कर परिवार ने रिश्ते को मंजूरी दी। जब हमें ये लग गया कि अब ऐश्वर्या उस लड़के से शादी किए बगैर नहीं रह सकती है, फिर हमें पता चला कि लड़का गल्फ में नौकरी कर रहा है, और फिर हमने लड़के के घर वालों से बात की। हमने शादी के लिए हाँ भी कर दी। दोनों परिवार शादी के लिए तैयार थे, लेकिन एक बड़ी अड़चन थी। शानू विदेश से केरल आने को तैयार नहीं था। वो चाहता था कि ऐश्वर्या भी विदेश आ जाए और वहीं निकाह हो। अब ऐश्वर्या की फैमिली को लगने लगा कुछ तो गड़बड़ जरूर है। एक दिन गजब हो गया। घर पर ऐश्वर्या के पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए पुलिस वाले आए। परिवार के होश उड़ गए। उन्होंने वेरिफिकेशन को मंजूरी नहीं दी। ऐश्वर्या से उसका मोबाइल भी छीन लिया, लेकिन विदेश में बैठा शानू अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के जरिए ऐश्वर्या को मोबाइल मुहैया करा रहा था। ऐश्वर्या से हमने उसका मोबाइल ले लिया, फिर भी उसके पास मोबाइल आया। ये मोबाइल वो लड़का अरेंज करवाता था। 3-4 बार मोबाइल हमने ले लिया तो वो गुस्सा हो गई। एक दिन घर छोड़कर चली गई। ऐश्वर्या की तलाश में परिवार ने केरल की खाक छान ली। कुछ पता नहीं चला। थक हार कर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। पुलिस दोनों के बालिग होने का हवाला देकर पल्ला झाड़ लेती। फिर एक दिन घर वालों को ऐश्वर्या का फोन आया।
അവൾ ആ സമയത്ത് ഇറങ്ങിപ്പോയി, ഇവ നാട്ടിലില്ലാത്ത സമയത്ത് ഇവൾ ഇറങ്ങി. फिर एक दिन ऐश्वर्या से फोन पर बात हुई. हमने पूछा कि जब लड़का विदेश में था तो तुमने घर क्यों छोड़ा? उसने कोई जवाब नहीं दिया. अब हमें ये लगने लगा था कि मामला धर्म परिवर्तन की तरफ जा रहा है. ഇവൻ ഇവിടെ ഇല്ല, നാട്ടിലില്ലാണ്ട് ഒരു ധൈര്യത്തിൽ ഇറങ്ങിപ്പോയിട്ട്. इस बीच 4 जून 2018 का दिन आ गया. परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा. पास के ही किराए के घर में ऐश्वर्या ने फांसी लगाकर जान दी. അപ്പൊ വാടക വീട്ടിന്റെ താക്കോല്. ऐश्वर्या की मौत के बाद पुलिस आई, फांसी वाली जगह से कुछ सामान लेकर चली गई. उसमें एक डायरी भी थी, लेकिन बाद में हमें पता चला कि डायरी से कुछ पन्ने गायब है. पोस्टमार्टम में पता चला कि ऐश्वर्या के चेस्ट पर एक टैटू था जिसमें इंग्लिश में शानू लिखा था. शानू जो कि लड़के का नाम था. ഞങ്ങൾ പിന്നെ കിട്ടിയപ്പോൾ പേജുകൾ മിസ്സാവുകയൊക്കെ ചെയ്തു. परिवार वालों का दावा है कि ऐश्वर्या की मौत की वजह सिर्फ मोहम्मद शानू है, क्योंकि ऐश्वर्या को पता चल गया था कि जिस शानू के लिए वो अरबी पढ़ने लगी, पर्दा करने लगी, उस शानू का कई और लड़कियों से भी अफेयर था. ये सच ऐश्वर्या के लिए सदमा था जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर पाई. हालांकि ऐश्वर्या ने कभी भी सीरिया या इराक जाने की बात परिवार से शेयर नहीं की. वो इस्लामिक स्टेट में भर्ती होना चाहती है, ये थ्योरी भी कभी सामने नहीं आई. लेकिन परिवार के लोगों से ऐश्वर्या ने ये जरूर कहा था कि आरएसएस के खिलाफ लड़ने के लिए इस्लामिक स्टेट आया है. ऐश्वर्या के मरने की वजह शानू था. शानू का सच उसे पता चल गया था. शानू का कैरेक्टर उसे पता चल गया था. वो कहती थी आरएसएस के खिलाफ मुकाबला करने के लिए आईएस आया है, इस्लामिक स्टेट आया है. जब हमने शादी के लिए हाँ कर दी थी तो पासपोर्ट और वहाँ बुलाने का मकसद क्या था? इसीलिए हमें लगा कि ये लव जिहाद का मामला है. परिवार वालों का आरोप है कि एक विधायक के दखल की वजह से केस रफा दफा हो गया. आज इस घर में ऐश्वर्या की कमी बुजुर्ग माँ बाप को रोज तड़पाती है. ऐश्वर्या ने कॉम्पिटिशन्स में जो ट्रॉफी और मेडल जीते थे, घर वाले आंसुओं के साथ उन लम्हों को याद करते हैं. कोझिकोड की ऐसी केरल स्टोरी है जिसमें एक होनहार स्टूडेंट की जान चली गई. उसने जो जो ख्वाहिशें की थी सब अधूरी रह गई. परिवार वालों को लगता है कि अगर शानू ऐश्वर्या की जिंदगी में ना आया होता तो आज उनकी बेटी जिंदा होती. एक बार दिल पर हाथ रखकर सोच कर देखिए, जिस बेटी को परिवार ने नाजों से पाला, जिसके लिए सपने संजोए गए, अगर वो इस तरह किसी कन्वर्जन गैंग के ट्रैप का शिकार हो जाए और नौबत ये आ जाए कि बेटी की जान चली जाए, तो उस माता पिता के दिल पर क्या बीतेगी. ऐश्वर्या के परिवार के पास उसकी सिर्फ यादें बची है, लेकिन हमारी पड़ताल अभी भी जारी है. हमारी रिपोर्टर ये जानना चाहती है कि आखिर जो लड़कियां सो कॉल्ड कन्वर्जन गैंग का शिकार हुई, जो अपनी रजा से परिवार से अलग हुई, दूसरा धर्म अपनाया, अब उनकी जिंदगी कैसी है? यही इन्वेस्टिगेशन हमें केरल के एक और शहर कोट्याम ले गया. मां की आंखें पथरा गईं. अकेलापन खाए जाता है, लेकिन बेटी मिलने नहीं आती. इसके बाद कहने को कुछ नहीं बचा. कलेजा चीरने वाली ये तस्वीरें एक मां की बेबसी को बयां करने के लिए काफी हैं. यही हाल पिता का है. बार बार राहें ताकते हैं, फोन निहारते हैं, बेटी का नंबर डायल करते हैं, लेकिन बेटी घर आने से मना कर देती है. ओके. पिता मनमसोस कर रह जाते हैं, लेकिन कितना भी छिपा ले आंसुओं को रोक नहीं पाते. केरल में हम अब तक जितने भी परिवार वालों से मिले, उन सब का अपना दर्द है. ऐसा दंश है जो हर दिन कचोटता है.
मन को विचलित करता है, सोने नहीं देता। लेकिन कोट्टायम के वायकोम के इस घर की कहानी कुछ अलग है। साल 2017 में ये मामला आया था, जब सबको पता चला कि अकीला ने कोर्ट में जाकर ये कहा था कि उसने अपनी मर्जी से धर्म बदला है। आप कहते रहे कि अकीला का लव जिहाद हुआ है, उसको जबरदस्ती धर्म बदलाया गया है, ऐसा कुछ हुआ था? इसको मेरे कॉलेज में पढ़ते वक्त है ना, साथ वाला मेरे को फोन करके बताया ऐसे ऐसे बात है, सिर को ऊपर डालता ना बुर्का, आओ डाल के कॉलेज में आया बोल रहा था, तब फिर मेरे को पता चला। फिर हम गया उधर ही कॉलेज में पढ़ाई करने। कहाँ गई थी वो? फिर हम इनको बताया ऐसे तो जल्दी से जल्दी गिरा जाओ, मेरा तबीयत ठीक ही नहीं है, तुम जल्दी से जल्दी गिरा जाओ। लेकिन फिर मैं शाम को आ जाऊंगा बोलकर वो आया नहीं, कॉलेज से निकल गया, कहीं गया। वो कहाँ पढ़ रही थी, पढ़ाई कहाँ कर रही थी? तमिलनाडु में सेलम एक बिसरा एक कॉलेज है उधर। दुनिया के लिए प्रेम की परिभाषा अलग हो सकती है, हादिया के लिए प्रेम अलग है। उसी तरह पिता अशोकन के लिए भी बेटी का प्यार, उसकी फिक्र के अलग मायने हैं। लेकिन चिंता है क्योंकि पिता को आज भी पुरानी बातें याद आती हैं। वो ये नहीं भूल पाते कि अच्छी खासी हिंदू बेटी अचानक दूसरे धर्म को क्यों मानने लगी। उसको पता ही नहीं चला, फिर कहा गया, फिर बात करता फोन से, कभी बात करता, ऐसा बातें नहीं। तो 2017 में ये जो कहानी सबके सामने आई थी, देश के सामने, उसके बाद अकीला ने कहा कि उसने अपनी मर्जी से धर्म बदला है। फिर शादी उसने उसकी शादी हो गई थी। इसका शादी हाई कोर्ट में हम इसके लिए केस किया है ना, एवियस कॉर्पस केस किया है। इसका मतलब कोर्ट में लेकर आना पड़ेगा उसको, मरा तो मरा, जिंदा है तो जिंदा, कोर्ट में लेकर आना। केस का वो ऐसे ही है, उसको लेकर आए तो उसको एक उसका पत्नी के साथ आया, यही है मेरा पत्नी है बोलकर। पिता बात करते करते रुकते हैं, उन पुरानी बातों को सोचते हैं, लेकिन हिम्मत जुटाकर फिर बेटी के आज का जिक्र करते हैं। लेकिन इन बातों को बोलते वक्त उनका दर्द साफ दिखा। अशोकन ने हमें बताया कि बेटी ने जिस शख्स के लिए घर छोड़ा था वो अब उसे छोड़ चुका है। तो कैसे पता कि वो साथ में नहीं रहती है? कोई तो कुछ भी कह सकता है। 3 बार गया था ना, तभी इनके साथ तो है ही नहीं है ना उधर। आप मिलने गए थे? मिलने गया था उधर ही। अच्छा 3 बार गया था। आप मिलने अकीला से मलप्पुरम गए थे? मलप्पुरम गया था। और मलप्पुरम में अकीला अपने पति के साथ नहीं रह रहे? नहीं रहता। ये बड़ी जानकारी आपने। रहता ही नहीं है वो। अच्छा, तो आपने पूछा नहीं कि तुम्हारा पति कहाँ है, क्यों नहीं रहता है साथ में? ये अभी तक की बेटी है, आपको पूछना चाहिए। पूछना चाहिए था, लेकिन मैं पूछा, ये है ही नहीं, रहता ही नहीं है। और उसके बारे में कुछ नहीं बोलता हूँ, इसके बारे में कुछ नहीं बोलता। हाँ, यहाँ ये बताना जरूरी हो जाता है कि अकीला उर्फ हादिया के धर्म परिवर्तन का मामला देश की सबसे बड़ी अदालत की दहलीज तक पहुंचा था। तब सुप्रीम कोर्ट ने हादिया के हक में फैसला सुनाया था। कहा था कि हर शख्स को अपने हिसाब से शादी करने और जिंदगी जीने का हक है। लेकिन परिवार वालों को जब से पता चला कि बेटी अकेले जिंदगी बिता रही है, जिंदा लाश बन चुकी है, तब से बार बार बेटी को घर लाने की कोशिश करते हैं। बेटी फोन पर बात करती है, लेकिन ये भी कहती है कि अगर जबरदस्ती की तो बात नहीं करेगी। इसलिए परिवार इसी बेबसी में जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।